आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इंडियन सिनेमा की। हमारा सिनेमा जो कि बॉलीवुड कहलाता है, इसको इस्टेब्लिश हुए ढंग से इस्टेब्लिश हुए कम से कम 60-65 साल तो हो ही गए हैं। अगर हम 50s से स्टार्ट करें तो हमारे 70 सालों में हमारे सिनेमा ने बड़ी छाप छोड़ी है हमारे समाज पे। और तकरीबन हर 10-10 साल पे एक तरीके का चेंज आता है फिल्मों में, उनकी कहानियों में, उनके किरदारों में। तो मैंने जब इन 70 साल का थोड़ा अध्ययन किया तो मैंने कहा कि बात शुरू करते हैं हम 50s से, और धीरे धीरे 10-10 साल में देखेंगे किस तरीके से हमारे जो मेन हमारे हीरोज़, हीरोइंस या दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स कैसे कैसे उन्होंने फिल्में बनाई, किस तरह से उन्होंने छाप छोड़ी हमारे समाज पे। इस बारे में आज हम शुरुआत करते हैं। तो जब ऐसी बात शुरू होती है कि किससे बात शुरू करी जाए, तो सबसे पहले फिल्म के मेन किरदार तो हीरो या हीरोइन ही होते हैं, जिनको हम कहते हैं, जो मेन आर्टिस्ट होते हैं। और मैं क्योंकि खुद प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं अपने पसंद के कलाकारों के ऊपर ही बातचीत करूँगा, और जिन्होंने मेरे ऊपर छाप छोड़ी है अपने अभिनय से, अपनी खूबसूरती से, और अपने जो भी कैरेक्टर उन्होंने निभाए हैं फिल्मों में। तो हम अगर 50s और से लेकर के 70 का काल देखें, 60, 65, 70 तक, तो हम बात स्टार्ट करेंगे फिल्म की हीरोइन से, और फिर उसमें से एक एक करके हम आगे बात करते चलेंगे। तो आज मैंने जो देखें अगर हम कि 55 से लेकर 70 के बीच में, तो जिन अभिनेत्रियों ने हमारे दिलों पे राज किया और जो उन्होंने काम किया, उसमें कुछ नाम तुरंत ही ध्यान आते हैं। मधुबाला, वैजयंतीमाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, आशा पारेख, साधना। तो ये सारे किरदार ऐसे थे, फीमेल कैरेक्टर्स, जो कि जिन्होंने बखूबी नाम कमाया और बहुत ही अच्छा अभिनय किया फिल्मों में, और वो सब उस ज़माने की हमारी ड्रीम गर्ल्स हुआ करती थी। तो आज हम सबसे पहले मेरे पास चॉइस थी कि मैं साधना के बारे में बात करूं, वहीदा रहमान के बारे में बात करूं, आशा पारेख के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं उस समय जब इनकी फिल्में देखा करता था तो मुझे मतलब दे आर एक्चुअली माय ड्रीम गर्ल्स। तो आज शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आशा पारेख से। निहायत खूबसूरती में तो उन 3-4 अभिनेत्रियों का कोई जवाब ही नहीं था। और आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा या पता भी हो कि आशा पारेख का जन्म भी 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। 2 अक्टूबर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे बापू महात्मा गांधी का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। और ये एक इत्तेफाक है कि हमारी जो फेवरेट हीरोइन आज की हैं आशा पारेख, उनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1942 में हुआ। आशा पारेख छोटी ही थी, बचपन में ही उनको फिल्मों का थोड़ा सा शौक था, डांस का शौक था। तो उन्होंने 8-10 साल की उम्र से ही बाल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका पैशन था डॉक्टर बनना। और मैंने जब उनके बारे में पढ़ा और चीज़ों को तैयार करना शुरू किया, तो मैंने उसमें पढ़ा कहीं पे उन्होंने लिखा है कि उनके अंदर अचानक एक बार वो स्कूल जा रही थी, तो लोकल ट्रेन से उनको पकड़नी थी, और उन्होंने देखा कि लोकल ट्रेन से कोई आदमी कट के, मुंबई में ये सब हादसे होते ही रहते हैं, तो वो कट गया, और वो लोगों ने शोर मचाया कि डॉक्टर की ज़रूरत है, और कोई डॉक्टर पहुंच नहीं पाया और वो मर गया। तो बच्ची थी, उनके मन पे अचानक से एक जो भी छाप छूटी इस बात की कि काश मैं डॉक्टर होती तो इसको बचा लेती। तो ये उनका एक सपना था, जो कि एक किस्मत भी होती है, ऐसा उन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यूज़ में और वैसे बोला है कि किस्मत मुझे कहीं और ही ले जाना चाहती थी, तो मैं सही में तो डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन ये उनकी वैसी इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन आगे चल के उन्होंने अपनी इस इच्छा को दूसरी तरह से पूरा किया। एक फिल्म आई थी उपकार, मनोज कुमार की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर का अभिनय किया था, तो शायद उनकी कुछ तसल्ली उनको हुई होगी उस अभिनय से। बहुत ही ज़ोरदार, ज़बरदस्त अभिनय था उस फिल्म में उनका। और फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला बाद में चल के, बाद में क्या, बहुत छोटी उम्र से ही, और 50-55 साल की उम्र तक उसकी देखभाल की। इस बारे में थोड़ी सी बात बाद में करेंगे, हम पहले चलते हैं और उनके कैरियर के बारे में।
तो बाल फिल्मों में कुछ काम करने के बाद उन्होंने, और उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ था अपने डांस का, तो उन्होंने बाकायदे स्कूल में जा कर के भारतनाट्यम और कथक की ट्रेनिंग ली, और जो कि हर फिल्मों में उनके एक दो ज़बरदस्त डांस उसकी वजह से हुआ करते थे। खैर, फिल्मों में, छोटी छोटी फिल्मों में उन्होंने काम शुरू किया 50s में, 56, 55, 57 में। इस तरह से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, कुछ उनकी पहचान बनना शुरू हुई। लेकिन उनकी असली पहचान जो है वो बनी नासिर हुसैन के साथ। नासिर हुसैन साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको जब फिल्में बनाना उनके साथ शुरू करी तो कुछ ज़बरदस्त फिल्में आई। जो उनको सबसे ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली, नासिर हुसैन की पहली फिल्म थी 1959 में, दिल दे के देखो। शम्मी कपूर उनके अपोजिट थे, और ये ज़बरदस्त ये फिल्म हिट हुई, जिससे कि उनकी फिल्मी दुनिया में एक पहचान सी बन गई। और उनकी जो उनकी केमिस्ट्री थी, और उनकी जो, जिसको कहते हैं एक कॉम्पेटेबिलिटी थी, वो इतनी बढ़िया और सही बैठी नासिर हुसैन साहब के साथ कि उन्होंने ताबड़तोड़ फिल्में, उसके बाद 6-7 फिल्में जो कि नासिर हुसैन साहब के साथ बनी थी, वो सब ज़बरदस्त हिट हुई। और आशा पारिक बिल्कुल जो है वो एक स्टारडम के बिल्कुल जो उच्चतम लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। उसके बाद उनकी फिल्म आई जब प्यार किसी से होता है, देवानंद के साथ। फिर वही दिल लाया हूँ, जॉय मुखर्जी के साथ 63 में। तीसरी मंजिल ज़बरदस्त हिट हुई पिक्चर, फिर शम्मी कपूर के साथ 1966 में। और इस फिल्म का जो एक, इसमें ये बेहद ग्लैमरस बनी थी। ग्लैमरस तो वो हमेशा ही हर फिल्म में लगती रही और दिखती रही, लेकिन उन्होंने जो रोल उसमें जो गाना किया था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, जो कि पूरे देश में मशहूर हुआ। और जो उनकी जो अदाकारी थी उस गाने में, वो पूरी वेस्टर्न स्टाइल की थी। उस समय उस तरीके की वेस्टर्न चीज़ों में हीरोइन आया नहीं करती थी। आशा पारिक खुद भी नहीं आई थी तब तक उस स्टाइल में, जो कि बहुत ही मशहूर हुआ। उसके बाद तीसरी मंजिल के बाद फिर राजेश खन्ना जिस समय फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे 1967 में, जब तक उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनके साथ उनकी फिल्म आई बहारों के सपने। इस तरह से ये जो 60 का दशक था नासिर हुसैन साहब के साथ, और उसके बाद उनकी बहुत फिल्में इस पीरियड में, उसके अलावा भी उनकी फिल्में आती रहीं। और ये एक ग्लैमरस हीरोइन की तरह, और एक डांस करना और बहुत अच्छा अभिनय, फेस एक्सप्रेशन तो उनके होते थे, लेकिन उनको कभी सीरियस रोल जिसको हम कहते हैं अभिनेत्री प्रधान काम, उनको शायद किसी फिल्म में नहीं था। सारी फिल्में हीरो डोमिनेटेड हुआ करती थी। और फिर उनकी आई इसी दरमियान 60s में ही, जिसमें उनको पूरा अभिनय करने का मौका मिला, और उन्होंने छाप छोड़ी दो बदन मनोज कुमार के साथ। और फिर दूसरी आई उनकी 69 में सुनील दत्त के साथ चिराग, जिसमें उन्होंने एक अंधी लड़की का किरदार किया था, आप लोगों को याद होगा। और इन फिल्मों के गाने तो पहले बहुत अच्छे हुआ ही करते थे, जो आज भी हम उन्हीं गानों को सुनते हैं। तो ये जो 60s वाला जो दशक था, 1960 से लेके 70 तक का, वो पूरा हम ये कहेंगे कि वो आशा पारिक के नाम था। हालांकि उनके साथ साथ उस दरमियान वहीदा रहमान, साधना, ये लोग भी उनके पैरेलल ही इनकी फिल्में भी आती थी, इनकी काम करती थी। लेकिन उस वक्त की आशा पारिक सबसे महंगी हीरोइन कही जाती थी। इन फिल्मों के अलावा जो उन्होंने फिल्में उनकी बहुत ज़्यादा मेंशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि आशा पारिक ने कभी भी अपने आप को किसी भी हीरो के साथ टैग नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी जोड़ी जो है, उन्होंने सुनील दत्त के, कोई भी ऐसा हीरो नहीं बचा जिसके साथ उन्होंने काम ना किया हो उस दरमियान। जो भी देवानंद, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, और कोई भी, बस सिर्फ दिलीप कुमार एक ऐसे हीरो थे जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। और उन्होंने खुद अपने किसी इंटरव्यू में और अपनी एक किताब में भी इस बात को मेंशन किया है, जब उनसे पूछा जाता था कि हर किसी के साथ आपने काम किया और आपने दिलीप कुमार के साथ क्यों नहीं काम किया, तो वो सिर्फ एक लाइन का जवाब देती थी कि दिलीप कुमार मुझे पसंद नहीं है। तो ये भी उनकी एक जैसी भी है, अपनी इच्छा की बात है, दैट शी वाज वेरी स्टक ऑन कि हम किसके साथ काम करेंगे, और या अपनी चॉइस के हिसाब से काम करेंगे। तो ये उन्होंने किया। और इसी पीरियड के बीच में जो इन्होंने दो फिल्में मैंने मेंशन करी आपको, जिसमें कि इनको एक्टिंग का बहुत ज़्यादा अवसर मिला, मौका मिला।
और उसके बाद फिर इनको बेहतरीन अभिनय, जिसमें कि इनको नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला, वो थी कटी पतंग राजेश खन्ना के साथ 1970 में। और ये फिल्म जो है वो, इस फिल्म में पहुंचते पहुंचते 10 साल हो चुके थे। 1968-69 में हेमा मालिनी की एंट्री सपनों के सौदागर से हो चुकी थी। तो हम तो ये जानते ही हैं कि 10 साल 12 साल का कैरियर किसी भी हीरोइन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर ये तो जीवन का तरीका ही है कि कोई ना कोई एंट्री करता है और फिर दूसरे को धीरे धीरे अपने आप को पीछे वो हट ही जाता है। तो हेमा मालिनी की एंट्री के बाद ये जो एक ग्रुप ऑफ हीरोइंस था हमारा, साधना, वहीदा रहमान एंड ऑफ कोर्स आशा पारेख। लेकिन आशा पारेख 1970 के बाद भी फिल्मों में आती रहीं, और उसके जो खास 2 फिल्में उनकी 70s में काफ़ी फिल्में आई में आती रहीं, लेकिन वो वाली बात शायद 10 सालों के बाद उन फिल्मों में नहीं आ पाई थी। लेकिन इससे उनको कोई परेशानी नहीं थी, वो अपनी मेहनत से अपना काम कर रही थी, जिसका सबूत ये है कि 1978 में, 70 के बाद 78 में, बीच में बहुत सी फिल्में आई, और 78 में उन्होंने बहुत दमदार एक अपनी फिल्म और अपना अभिनय का जो छाप छोड़ी, वो थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। जबकि उनके अगेंस्ट उस फिल्म में एक बहुत ज़बरदस्त और ख्याति प्राप्त और अभिनय में जिनका कोई तोड़ नहीं था, उनके अगेंस्ट थी नूतन। और जैसे कि फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की, गाना इतना ज़बरदस्त हिट हुआ था उस फिल्म का। मैं तुलसी आज तक। और आशा पारेख के फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी हर फिल्म का 1-2 गाना जो उनके इर्द गिर्द हुआ करता था, वो बहुत वो नेशनल सॉन्ग सा बन जाता था। जो खास गाने आशा पारेख के हर फिल्मों के, जो कुछ, मैं वैसे तो उनकी हर फिल्म में कोई ना कोई गाना ऐसा रहा करता था जो कि हर आदमी गुनगुनाता था पिक्चर हॉल से निकल के, और टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप चार्ट्स में, रेडियो में आया करते थे। लेकिन कुछ गाने उनके जो बताया कि बहारों के सपने का, आप लोग को सुन के भी अच्छा लगेगा उन गानों के टाइटल्स, आजा पिया तो है प्यार दूं, उसके बाद कारवां, गोरिया कहाँ तेरा देश रे, प्यार का मौसम में, तुम बिन जाऊं कहाँ, दो बदन में, मत जाओ नौकरिया छोड़ के। तो ये सारे गाने आज भी हमारे जहन में है। टीवी में अगर आ जाते हैं तो हम कितना मन लगा के उनको देखते हैं। चिराग का मशहूर गाना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आए दिन बहार के, खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू। मैं तुलसी तेरे आंगन की, तो उसका तो टाइटल सॉन्ग ही था जो कि उन्होंने बखूबी निभाया, और बराबर की उन्होंने टक्कर दी नूतन को इस फिल्म में। तो इस तरीके के शिगार का गाना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, जो राजेंद्र कुमार ने उनके ऊपर फिल्माया गया था, और जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी सी छोटा सा बड़ा सॉफ्ट सा डांस टाइप का परफॉर्म किया था कि हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, कोई तुझसा नहीं हजारों में। तो ये बातें याद करके आज हम खुश होते हैं, उनको देखते हैं टीवी पे। तो ये 78 के पहले उनकी फिल्म एक आई थी उधार का सिंदूर, जिसमें वो जितेंद्र और रीना रॉय के साथ थी 76 में। और उसकी कहानी भी कुछ उसी से शायद प्रेरणा मिलती हुई, जो विजय आनंद की पिक्चर आई मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसमें उन्होंने काम किया। फिर 78 के बाद उनके फिल्में और भी आती ही रहीं। इस 69-70 के बीच में जो उनकी फिल्में आई, उसमें जो एक ज़बरदस्त उनकी कॉम्बिनेशन बनी, जो केमिस्ट्री बनी, वो थी उनकी धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र के साथ जो उनकी फिल्में आई, वो आए दिन बहार के, शिकार, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, सभी लोग जानते हैं। आए दिन बहार के में उनका बहुत ज़बरदस्त और ख़ास अभिनय था।
उस पिक्चर में। और फिर आई उनकी आया सावन झूम के और समाधि। तो ये जो फिल्में उनकी आई धर्मेंद्र के साथ, एक उनकी अच्छी जोड़ी थी, जो बहुत पॉपुलर जोड़ी थी धर्मेंद्र के साथ। और उसके में उनके हर फिल्मों में जो गाने, आए दिन बहार के खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, वो भी एक नेशनल सॉन्ग बन गया था। इसी तरह से समाधि, समाधि पिक्चर के बारे में ज़्यादा फिल्म तो वो भी चली थी, हिट हुई थी, कांटा लगा। हालांकि उस वक्त वो उस गाने को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन वो गाना कुछ इस अंदाज में शायद इन्होंने पर्दे पे करा था। या बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया कांटा लगा। जो भी उसके बोल थे, उसकी म्यूजिक थी, सब कुछ था, वो ज्यों की त्यों जो 2002 में हमारी जो थी जरीवाला, शेफाली जरीवाला, उन्होंने जब उसको परफॉर्म किया तो वो नेशनल क्या, वो तो पूरी दुनिया का ही क्रेज बन गया था, कांटा लगा। आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया कांटा लगा हाय लगा। तो ये फिल्में थी। फिर बीच में 66 में लव इन टोक्यो जॉय मुखर्जी के साथ, दो बदन मैं बता ही चुका हूँ, जिसमें उन्होंने भरपूर जबरदस्त अभिनय किया। बहारों के सपने 67 में राजेश खन्ना के साथ उनकी आई, राजेश खन्ना की वो थोड़ी सी फिल्म उनकी एंट्री लेवल की थी, शिकार। कन्यादान उनकी आई फिल्म शशि कपूर के साथ, जो कि बहुत हिट हुई। तो उनका जो पूरा करियर था वो इस तरीके से चलता रहा। और जख्मी आई 75 में। 70 के दशक में उनकी फिल्में, काफ़ी फिल्में आई जो चली भी, पसंद भी की गई, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होती रही। आशा पारेख ने लगभग 80 फिल्मों में काम किया अपने करियर में। और फिर 80s में उनको ऐसा लगा कि उनको जब उनका हीरोइन के रोल्स उनको नहीं आने लगे, उन्होंने खुद ये बात कही है कि उनको थोड़ा सा कैरेक्टर रोल्स भी ट्राई करने चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन की भाभी का रोल किया कालिया में, जो कि एक ऐसा रोल था जिसको कि लोगों ने याद रखा, इतना कमज़ोर भी नहीं था कालिया में। और उसके बाद फिर उनको इसी तरीके के रोल मिलते रहे। धर्म और कानून में राजेश खन्ना का डबल रोल था, जो सीनियर राजेश खन्ना बाप बने थे, बेटे भी बने थे। तो उनको जो सीनियर राजेश खन्ना थे, उनकी पत्नी बनी थी वो। तो इस तरीके के कैरेक्टर रोल्स उन्होंने थोड़े बहुत किए। धर्म और कानून के बाद फिर आई 1995 में एक फिल्म आई आंदोलन, उसमें उन्होंने संजय दत्त और गोविंदा की माँ का रोल किया। फिर आशा पारेख को खुद ही ये ऐसा महसूस होने लगा, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा, उन्होंने कहा कि मैं ये वाले कैरेक्टर्स में ज़्यादा मैं इंजॉय नहीं कर रही हूँ इनको करना, क्योंकि अब इसमें हम जाते हैं तो नए पीढ़ी के कलाकार आते हैं, बहुत देर तक सेट्स पे बैठे रहना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने अपनी पारी को ख़त्म करने की लगभग घोषणा सी कर दी। और उनकी एक फिल्म आई, लास्ट फिल्म उन्होंने करी, जिसका नाम था सर आँखों पर, 1999। और फिर 2000 से उन्होंने फिल्मों में वो लगभग अलविदा कर दिया। फिर उन्होंने कुछ टीवी सीरियल बनाए, कुछ और छोटे मोटे प्रयास किए। लेकिन सबसे सराहनीय बात आशा पारेख की ये है कि उन्होंने उनके पूरे कैरियर में उनके साथ कोई ऐसा एपिसोड या जैसा कि हमारे फिल्मों में होता है किसी के साथ नाम जोड़ना या ऐसा कुछ नहीं रहा। नासिर हसन उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जब वो नासिर हुसैन के साथ काम कर रही थी तो उनसे इश्क हुआ या मोहब्बत हुई। लेकिन नासिर हुसैन क्योंकि खुद मैरिड थे तो ये शादी नहीं हो सकती थी, इस बात को उन्होंने दिल से माना और इस बात को कभी एम्फसाइज नहीं किया कि वो उनसे शादी के लिए जोर दें या कोई और उस बात को उठाएं, और वो खुद ही उससे पीछे हट गई। और फिर एक और उन्होंने अपना खुलासा किया है कहीं पर किसी किताब में कि फिर एक अमेरिकन कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने शादी का हाथ बढ़ाया उनकी तरफ। ये सिर्फ 2 प्रपोजल थे उनके पास, लेकिन वो शादी भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी क्योंकि उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसको कि वो चाहते थे कि वो शादी के बाद भी उसके साथ अपने रिश्ते कंटिन्यू करें। तो सिर्फ ये 2 प्रपोजल सुनने में आते हैं जो उनके पास आए और उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किए। उनकी इच्छा बहुत थी, उन्होंने खुद कहा है कहीं पर कि वो अस्पताल में जब शादी नहीं की तो कोई बच्चा उनका नहीं था,
तो इस वजह से जब वो बच्चों के वार्ड्स में जाती थी तो उनका बहुत मन करता था कि उनको भी कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। एक काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ी किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन जब वो फाइनल स्टेजेस में वो डील होने को हुई तो पता लगा कि वो बच्चा कुछ ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि उसकी लाइफ शायद ज़्यादा ना हो, तो वो वहाँ से भी पीछे हट गई। फिर ऐसा लगता है मुझे कि उनके दिल में शायद ये बात घर कर गई कि ये वाला जो सुख होता है वो शायद उनको नहीं है, तो उन्होंने अपने अस्पताल में बहुत वक्त बिताया जो उन्होंने खोला, जिसमें उनकी ये इच्छा तो पूरी हो गई कि वो खुद डॉक्टर नहीं बनी लेकिन वो लोगों की सेवा कर पाई। और फिर अभी 2003-4 साल पहले ही, क्योंकि अस्पताल जो है वो डोनेशन से चलते हैं और बहुत सी वजहें होती हैं अस्पताल को कंटिन्यू करने की, उनकी उम्र भी बढ़ चुकी थी, अब वो इस वक्त 78 ईयर्स की हो चुकी हैं। 3-4 साल पहले भी 75-76 साल में शायद उनके लिए ये संभव नहीं था, तो उन्होंने कोशिश करी कि कोई उस अस्पताल को अडॉप्ट कर ले और वो पूरी तरह से उसको दे दें, लेकिन वो कुछ शायद बात बनी नहीं, तो वो उनका हॉस्पिटल भी बंद हो गया। और फिर उन्होंने एक अपने कैरियर में, मतलब आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द होल कैरियर ऑफ आशा पारेख, कि उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी द हिट गर्ल, जो कि अभी 3-4 साल पहले उसको उन्होंने रिलीज़ किया। सलमान खान उसमें आए थे एज ए चीफ गेस्ट और सब उनके साथ के लोग स्टेज पे देखे, बहुत अच्छा लगा। तो शी लिव्ड रियली ए वेरी वेरी सक्सेसफुल लाइफ, ए सक्सेसफुल कैरियर, शी लिव्ड इट टू द फुल ऑफ द एज जो कि हमारे को सबको होनी चाहिए। और उनको तमाम अवार्ड्स मिले ही बीच में, जिसकी कि यहाँ पर वो तो सब कुछ अवेलेबल होता है, बताने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे इंडियन फिल्म सिनेमा के सेंसर बोर्ड की चेयरमैन भी रहीं कई सालों तक, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया गया उनका काम। तो इन चीज़ों के साथ मैं आशा पारेख जी को बहुत बहुत उनके सफल जीवन की जो उन्होंने बिताया है उसकी बधाई देता हूँ, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ, और जो भी आने वाला जीवन है मेरी कामना है कि वो स्वस्थ रहें और इसी तरह जो भी बन पड़े वो समाज की सेवा करती रहें, और कभी कभी हम लोगों को टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू के ज़रिए अपने दर्शन देती रहें। वो दिल कहाँ से ला